नमस्कार, मैं डॉक्टर दिनेश द्विवेदी आपका एवं टीवी के खास प्रोग्राम खास मुलाकात के अंदर स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे आयरलैंड में भारत के राजदूत अखिलेश मिश्रा से। आपने आईआईटी में इंजीनियरिंग किया है और उसके बाद में एमटेक भी किया है और उसके बाद आप विदेश सेवा में चयनित हुए और गर्व की बात यह है कि आईआईटी और एमटेक दोनों में आपने गोल्ड मेडल हासिल किया और लंबे समय का अनुभव है आपका। और हम आपसे बात करेंगे आयरलैंड में आपके अनुभव और बाकी जगह जहां जहां भी आप रहे हैं आपके अनुभवों के बारे में बात करेंगे। आइए बात करते हैं अखिलेश मिश्रा से। सर, आईसीसीआर में भी आप डायरेक्टर जनरल रहे जी, और वहाँ रहते हुए भारतीय संस्कृति को विश्व पटल पर प्रमोट कैसे किया गया और उसमें कोई यादगार आपकी पहल अगर रही हो? जी नहीं, ये आईसीसीआर में एक साल था 2019 टू 2020 और ये बहुत सौभाग्य की बात थी कि मोदी जी उनकी सरकार थी और मोदी जी ने भारत की जो सांस्कृतिक विरासत है और जो दार्शनिक चिंतन की जो परंपरा रही है उसका महत्व समझा है। और पहली बार हम देख रहे हैं कि आज संस्कृति को और जो दार्शनिक हमारी परंपरा है, विरासत है, उसको एक केंद्रीय स्थान मिला है पूरी नीति में। और विदेश नीति में भी उसका बहुत महत्वपूर्ण अंग। आप देखते होंगे कि जो विदेशी योगा में और ये सारे प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति जो आते हैं भारत में, तो उनको जिस तरीके का बैकग्राउंड दिया जाता है वो कल्चरल होता है। प्रधानमंत्री जी जिस तरह के गिफ्ट देते हैं उसमें बहुत महत्वपूर्ण गीता और ये चीजें। और फिर चाहे इंटरनेशनल योग दिवस हो या इंटरनेशनल सोलर अलायंस हो, तो इन सब के पीछे कल्चरल बैकग्राउंड। और तो ये बहुत सौभाग्य की बात थी कि आईसीसीआर में जो कल्चरल की जो पोटेंशियल है उसका हमको एक्सप्लोर करने का मौका मिला। और एक मैं समझता हूँ कि बहुत यादगार पल था कि गुरु नानक देव जी का 550वां प्रकाश पर्व मनाया गया। तो उस अवसर पर प्रधानमंत्री मोदी के व्यक्तिगत निर्देश पर दुनिया भर में राजदूतावासों में गुरु नानक जी के उनके जीवन आदर्श पर उन्होंने कार्यक्रम के कार्यक्रम और आईसीसीआर ने सपोर्ट किया सारे एक्टिविटीज को। और आईसीसीआर ने दिल्ली में जितने राजदूत हैं उनके 100 राजदूतों को हम लोग लेकर के अमृतसर गए। क्या बात। और स्वर्ण मंदिर में हमने दर्शन किया। तो उसका मैं समझता हूँ कि बहुत बड़ा प्रभाव। आपने कई देशों में विभिन्न पदों पर रहते हुए काम किया है, तो कहाँ आपको सबसे बड़ी चुनौती महसूस हुई और उसको आपने कैसे पार किया? मैं चुनौती क्या कहूँ, चुनौती मेरे लिए क्या ईश्वर के लिए, लेकिन मैं काबुल में था डिप्टी चीफ ऑफ मिशन, उप मिशन प्रमुख था मैं राजदूतावास में काबुल में 2008 से 2010। और वो भारत के लिए बहुत ही चुनौतीपूर्ण समय था क्योंकि पाकिस्तान की ओर से लगातार हमारे एसेट्स पे अटैक हो रहा था और एम्बेसी पे सीधे सुसाइड बम्बिंग अटैक और बहुत सारे काबुल में बहुत सारी घटनाएं हुई। हमारे राजदूतावास को टारगेट किया गया। हमारे साथ जो काम करने वाले लोग थे उनमें बहुत से लोग मारे गए शायद। तो वो बहुत चुनौतीपूर्ण समय था, लेकिन उस समय हम लोग अफगान लोगों के साथ डेवलपमेंटल पार्टनरशिप में बहुत गंभीरता से लगे हुए थे। करीब 750 स्कॉलरशिप देते थे अफगान लोगों को भारत में आके यूनिवर्सिटी में पढ़ने के लिए। ऐसे ही 750 हम ट्रेनिंग प्रोग्राम्स देते थे वहाँ के सिविल सर्वेंट्स को इंडिया में आकर के ट्रेनिंग लेने के लिए। तो और मैं डिप्टी चीफ मिशन होने के चलते मैं जो डेवलपमेंटल पार्टनरशिप है वो मैं पूरा कोऑर्डिनेट करता और हमारा संबंध अफगानिस्तान के हर प्रोविंस से था, हर एथनिक ग्रुप से था। सो जो हम लोग काम करते थे उसका मतलब तुरंत प्रभाव देखने को मिलता था।
तो एक लिहाज से जो सुरक्षा के दृष्टि से बहुत ही चुनौतीपूर्ण था। इंफ्रास्ट्रक्चर के भी काफी काम भारत की तरफ से हुए हैं। मेरे टाइम में जो ट्रांसमिशन लाइन है उज्बेकिस्तान से काबुल, तो वो बन के तैयार हुआ और बिजली आना शुरू हुआ, तो उसका सीधा प्रभाव लोगों के ऊपर दिखता है कि 24 घंटे बिजली आने लगी काबुल में, जबकि हम लोग मैं पहुंचा 2008 में जुलाई में, तो उस समय मुश्किल से 4 घंटे 5 घंटे बिजली मिलती थी। हाँ, तो जमीन आसमान का फर्क। ऐसे ही दिलाराम जेवेंज रोड बनाया था हमारे इंजीनियर्स ने, तो वो बन के तैयार हुआ। ऐसे कई प्रोजेक्ट्स हमारे बन के वहाँ तैयार हुए, तो उन सारे प्रोजेक्ट्स का इम्पैक्ट लोगों के ऊपर इतना ज़्यादा था कि उस समय मैं समझता हूँ कि भारत के लिए जो सौहार्दपूर्ण हुआ है, भारत में जो गुडविल है वो पूरे अफगानिस्तान में जो तरह से दिया, और उनकी जो फ्रेंडशिप, उनकी वार्म फीलिंग्स इंडिया के लिए, तो मैं समझता हूँ कि वो मैं कभी भूल नहीं सकता हूँ। भारतीय प्रवासियों के बीच वर्षों का अनुभव रहा है आपका, उसके आधार पर इंडियन सॉफ्ट पावर स्ट्रेटेजी के विकास में इनकी भूमिका से कैसे देखते हैं आप? ये भारत का बहुत सौभाग्य है कि 120 देशों में भारतीय कम्युनिटी के लोग हैं, डायस्पोरा है, और कुछ कंट्रीज में उनकी संख्या काफी ज्यादा है, और कुछ कंट्रीज में है कि वो गए हैं अपने प्रोफेशनल स्किल्स के कारण। हाँ, तो खास करके जैसे मैं सिलिकॉन वैली में था, सैन फ्रांसिस्को में डिप्टी कौंसल जनरल था, तो वहाँ मैंने खुद देखा है अपनी आंखों से कि वहाँ की जैसे आईटी की कंपनीज हैं बड़ी बड़ी, तो उन आईटी कंपनीज में जो हमारे इंजीनियर्स, टेक्निकल प्रोफेशनल्स काम कर रहे हैं, तो वो अपने दुनिया भर के जो प्रोफेशनल्स हैं उनके साथ कंधे से कंधा मिला के काम कर रहे थे, बल्कि लीड कर रहे थे। अरे उसमें तो उतना लीडरशिप नहीं थे, तो लेकिन जो मिड लेवल इंजीनियर्स है, मैं 20 साल पहले की बात कर रहा हूँ, तो 20-25 साल पहले जो हमारे जो मिड लेवल के इंजीनियर्स थे उनकी संख्या काफी बढ़ गई थी। हाँ, और उनके हार्ड वर्क, उनके टैलेंट, उनके क्रिएटिव पोटेंशियल को देख करके सब दंग रहते थे। तो वो मैं समझता हूँ कि एक पैराडाइम शिफ्ट हुआ है कि जो अमेरिकन लोग थे या किसी भी फील्ड में हो, तो वो जब देखते थे कि इंडियन प्रोफेशनल्स इतना अच्छा काम कर रहे हैं और किसी मामले में किसी से कम नहीं है, तो उससे इंडिया को उससे इंडिया को देखने का नजरिया उनका बदला। अब हम डायस्पोरा पे दूसरे तरीके से भी देख रहे हैं कि जैसे इंडिया की इकोनॉमी सबसे तेजी से बढ़ रही है और बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज आ रही हैं, तो जब ये अब इंडियन कम्युनिटी में, इंडियन डायस्पोरा में बहुत सारे हैं जो कि काफी ऊपर पोजीशन पे आ रहे हैं, डिसीजन मेकिंग रोल्स में है, और तो वो जो कि भारत को भी जानते हैं और अपने होस्ट कंट्री को भी जानते हैं, तो वो एक बहुत ही नेचुरल लिंक बन रहे हैं दोनों देशों में, इकोनॉमिक, टेक्नोलॉजिकल, कल्चरल कनेक्ट के रूप में। तो वो आज के कॉन्टेक्स्ट में वो बहुत बड़ा रोल है जो कि डायस्पोरा प्ले कर रही है। सर, आपका पिताजी के कारण संस्कृत भाषा, वैदिक शास्त्रों और आध्यात्मिकता में भी रुचि रही है, और आपका अध्ययन भी बहुत गहन रहा है। इसका आपके प्रोफेशनल और राजनीतिक कार्यों में कैसे सहायता हुई है इससे, या कैसे इसका रोल रहा है? मैं समझता हूँ कि मैं जो हूँ वो संस्कृत और भारत की जो संस्कृति है उसी का परिणाम है। हाँ, क्योंकि ये हाथ और सिर तो मैं नहीं हूँ, तो जो मैं हूँ, जो मैं बोल रहा है, वो उसके पीछे शक्ति क्या है? वही अध्यात्म। हाँ, तो जो खुद को और प्रकृति को देखने का जो तरीका, जो दृष्टिकोण है, हाँ, उसकी जो ज्ञान की परंपरा है, वो हमारी विरासत है। दुनिया में जितने भी लोग, मतलब जो सो कॉल्ड वेस्टर्न अप्रोच है, वो केवल आंखों पे भरोसा करते हैं कि जो देखा, खुद देखा, मैंने देखा अपने आंख से, अपने कान से सुना है, वही सबसे बड़ा सत्य है। जबकि हमारे ऋषि मुनि बोलते हैं कि क्या बात कर रहे हो, ये चक्षुषा न पश्यति येन चक्षुषा यद वाचा अनुद्यते येन वागभ्युद्यते, यद मनसा न मनते येन अहुर्मनो मनो। जो
आंखें देखती हैं वो महत्वपूर्ण बात नहीं है, आंखों को देखने की शक्ति कहां से मिलती है, मुख्य महत्वपूर्ण वही वो है। महत्वपूर्ण है। जी। जो आप सोचते हैं वो महत्वपूर्ण नहीं है, बुद्धि को, मन को सोचने की शक्ति कौन देता है, विवेक शक्ति कहां से मिलती है, जी। इस पे चिंतन करो। बहुत बढ़िया। हाँ, तो जो हमारा दृष्टिकोण है उसकी आज बहुत जरूरत है जी। हाँ, क्योंकि हमारी प्रवृत्ति है कि हम खाली आंखों से देखते नहीं और केवल उसी पर भरोसा नहीं करते हैं, हमारी जो दृष्टि है वो अंतर्मुखी दृष्टि है। क्षेत्रीय भू राजनीति संदर्भ में भारत के नेपाल और भूटान से वर्तमान संबंधों को आप कैसे देखते हैं? आपने वहां भी काम किया। नहीं, मेरा खुद सौभाग्य था कि मुझे नेपाल में तो 3 साल रह के भी काम करने का अवसर मिला और विदेश मंत्रालय में मैं इंचार्ज जॉइंट सेक्रेटरी नॉर्थ और नेपाल भूटान का संबंधों का देखता था और मुझे बहुत सौभाग्य है कि कई बार दोनों देश में जाने का अवसर मिला। दोनों ही देश बहुत ही खूबसूरत है और भारत का संबंध उनके काफी ऐतिहासिक है, बहुत घनिष्ठ है और वहां जाके मुझे ऐसा अनुभव होता है कि मतलब हमें मोदी जी हमको हम सारे जो ब्यूरोक्रेट्स उनको हमेशा अभी रिमाइंड करते रहते हैं कि बड़े होने का मतलब नहीं कि आप सबसे बुद्धिमान हो। हाँ, तो आम लोगों से, आम भारतीयों, आम जनता से सीखो और वही मैं समझता हूँ कि मुझे ये सबसे ज्यादा मतलब यादगार पल नेपाल और भूटान हैंडल करने का यही रहा है कि उनसे मैं जिस तरह से मैं आत्मीयता पाता था, जिस तरह उनका स्नेह पाता था और जिस तरीके से उनसे सीखने को मुझे मिलता था, हाँ, वो मैं सबसे महत्वपूर्ण मानता हूँ। और इन दोनों देशों के लोगों में जो क्रिएटिविटी है, जो टैलेंट है, जो इंजीनियरिटी है, वो हाँ बहुत प्रशंसा मैं करता हूँ और वहां से जो मुझे मिला है उसके लिए मैं बहुत आभारी हूँ दोनों देशों के लोगों को। वाराणसी जैसे प्राचीन संस्कृति, सभ्यता और इतिहास वाले शहर में आप लंबे समय रहे, इसका आपके वैश्विक दृष्टिकोण और डिप्लोमेसी पे क्या असर देखते हैं? आसन्नाय सुदूराय गुप्ताय प्रकटात्मने सुलभाय दुर्गाय नमश्चित्राय संभवे। तो शिव की नगरी पे रहने का सौभाग्य है, उससे बड़ा सौभाग्य क्या। और विदेश मंत्रालय का अधिकारी होने के नाते मेरा काम ही है कि हर 3 साल बाद इधर से उधर जाना, तो ये मुझे आत्मीय रूप से बहुत ही मुझे बल मिलता था कि मैं शिव जी की कृपा के छत्र के नीचे हूँ। तो दुनिया में कहीं भी रहूं, जैसे तंजानिया में था, तंजानिया में उसमें हालत ठीक नहीं थे, मैं पहली पोस्टिंग थी लीमा पेरू, तो लीमा में उसमें 91 to 93, तो वहाँ पे आतंकवाद काफी तो वहाँ पे ट्रक में एक्सप्लोसिव भर करके 2 बार टाइम में एक्सप्लोर किए थे और कई 20 बॉम्बिंग हुई, सुसाइड बॉम्बिंग नहीं होता था। तो लेकिन वहां भी मुझे कभी चिंता नहीं हुई क्योंकि मैं शिव जी का भक्त हूँ, तो जगदीश है हर जगह, हर जगह है, विश्वनाथ जी है। काबुल में मतलब पता नहीं कितने कार बम्स हुए, सुसाइड बम्स हुए, मिसाइल अटैक हुए, एक्सप्लोजन्स हुए, तो उनके बीच में मतलब मुझे व्यक्तिगत रूप से कभी चिंता नहीं हुई क्योंकि मुझे बल था शिव जी का। तो वो जो एक मतलब किसी भी परिस्थिति में मैं हूँ, मैं अकेला नहीं हूँ। हाँ, तो शिव काशी की ईश्वर की सुरक्षा है, ईश्वर की कृपा और शिव जी की जो कृपा वो साथ रहे तो हमेशा लगता है कि मुझसे ज्यादा धनी कौन है, मुझसे ज्यादा शक्तिशाली सुरक्षित कौन है, सुरक्षित कौन है। आपने बात की तंजानिया की, अफगानिस्तान, तंजानिया, यूएसए और मालदीव में आपके अनुभवों के आधार पर आप बताइए कि इतने अलग सांस्कृतिक और भू राजनीतिक क्षेत्रों में आपने कैसे सामंजस्य बनाया, फिर आप शिव की और उसकी महिमा बताएं। नहीं, वही मैं कहता हूँ कि तदैजति तन्दैजति तद दूरे तदवंति कि हमारे यहाँ जो ब्रह्म की कल्पना है, शिव जी की कल्पना है कि वो दूर भी है, नजदीक भी है, वो चलते भी है, नहीं भी चलते हैं। अपानि पादो जवनोग्रहीता, उनका 7 पैर नहीं है तो भी देखते हैं, सुनते हैं, चलते हैं। सहस्रशीर्षा पुरुष सहस्राक्ष सहस्रपाद, तो नेत्र नहीं है लेकिन 1000 नेत्र है, अनंत नेत्र है। तो जो भारत की जो दार्शनिक चिंतन परंपरा है उसका बहुत महत्व इसलिए है कि
वो ब्लैक एंड व्हाइट करके नहीं देखता है, इसमें नहीं देखता है कि ग्रे एरियाज पे भी, ग्रे एरियाज ही नहीं, मैं समझता हूँ कि अणुरणीयान महतो महीयान, कि जो सूक्ष्म से सूक्ष्मतम है और जो बड़े से महत्तम है, उन सबको एक ही रडार पे हम रख के देख सकते हैं। बिल्कुल। तो ये इंडियन फिलॉसफी की है विशेषता। तो अगर हम उस व्यापक दृष्टिकोण और समन्वयकारी दृष्टिकोण देखते हैं, जिसमें कि छोटे से छोटा और बड़े से बड़ा, वो सब वही सूत्र में समाहित हो जाता है। तो मैं वो सोच लेके जहां जाता हूं तो वहां सब अपनापन दिखता है, आत्मीयता दिखती है, और ये उनके जो विचारों में जो विविधता है, कई बार हमसे तालमेल खाता है, कई बार हमसे तालमेल नहीं खाता है, तो लेकिन मैं वो समझ सकता हूं कि ये क्यों हो रहा है। मैडम जी सांस्कृतिक, सामाजिक और परोपकार के कार्यों में डिप्लोमेटिक स्पार्क्स ग्रुप के माध्यम से विश्व स्तर पर सक्रिय रूप से शामिल हैं। आप व्यक्तिगत और प्रोफेशनल लाइफ में कैसे सामंजस्य कर पाते हैं? नहीं, सौभाग्य की बात है कि जैसे मैंने पहले कहा कि हम दोनों लोग एक दूसरे को बहुत अच्छी तरीके से कम्प्लीमेंट करते हैं। तो जो मेरी कमियां हैं उन्हें सब वो पूरा कर देते हैं। तो और हम लोग दोनों मिलके एक ही यूनिट के रूप में काम करते हैं। और डिप्लोमेट के रूप में हमारा अगर इस स्तर पे सबसे बड़ी भूमिका होती है रिप्रेजेंट करने की। हम इंडिया को रिप्रेजेंट करते हैं, तो उसमें उनकी तो बहुत बड़ी भूमिका है। कि जहाँ वो जाते हैं, लोग प्राय साथ ही जाते हैं, तो वो उसका महत्व है। फिर जैसे मैं ऑफिस में हूँ और बहुत तनावपूर्ण, बहुत कठिनाईपूर्ण, चुनौतीपूर्ण माहौल में मैंने काम किया है, तो उसमें बिना उनके सहयोग के तो नहीं कर सकता था। आप ऐसे ही काम करने में, मेहनत करने में 15-18 घंटे में भी काम करता हूँ, कर सकता हूँ। तो 8 घंटे के बाद जब मैं घर में काम करता हूँ, काम लेके जाता हूँ, बहुत सोचता हूँ, पढ़ाई करता हूँ, तो उसमें बिना उनके सहयोग के तो नहीं संभव था। तो उनका उनके जो विचारों का सहयोग है और जो तालमेल है, वो बहुत ही सौभाग्य है मेरा। भारतीय हैंडीक्राफ्ट और टेक्सटाइल और पारंपरिक कलाओं में कल्चरल डिप्लोमेसी और सॉफ्ट पावर का क्या योगदान मानते हैं? नहीं, बहुत बड़ी भूमिका है। जो भारतीय संस्कृति की विशेषता है वो यही है कि हम संस्कृत को एक टुकड़े टुकड़े करके नहीं देखते हैं। जो हमारे देखने की जो प्रवृत्ति है वो समावेशी है। कि जैसे 4 पुरुषार्थ है, तो चारों पुरुषार्थ हमारे लिए महत्वपूर्ण है। ऐसे ही जीवन का कोई भी अंग है, कि चाहे अर्थशास्त्र हो या नाट्यशास्त्र हो या आयुर्वेद हो या योग हो, तो इसमें देखिए, इसमें समग्रता है। ऐसे ही जो आर्ट है या फिलॉसफी है या म्यूजिक है, उसके साथ वो सब एक होलिस्टिक पर्सपेक्टिव में है। तो और उसी दर्शन का, उसी चिंतन का प्रभाव हम हर स्तर पर देखते हैं। भारत में जो संस्कृति है वो तीनों स्तर पे बहुत विकसित है। एक तो जो क्लासिकल लेवल है वो, जो रूरल लेवल है वो, और तीसरा जो ट्राइबल लेवल है। तो हमारे पास तीनों स्तर पे बहुत ही व्यापक, बहुत विकसित संस्कृति है। और जो हैंडीक्राफ्ट है, जो पेंटिंग है, जो कलाकृतियां हैं, वो सब उसी एक बड़े हिस्से का, बड़े अलग सांस्कृतिक मूर्ति का अंश है। जिक्सा पजल के छोटे छोटे टुकड़े हैं सब। तो ICCR में मैं समझता हूँ कि हमें और भी काम करने की जरूरत है, कि हम कल्चर को पूरी समग्रता से कैसे प्रस्तुत करें। कि हम प्राय ऐसे कर देते हैं कि डांस ट्रूप्स भेज दिया या म्यूजिशियंस भेज दिया या कुछ कवि भेज दिया, तो लेकिन या कुछ स्कॉलरशिप दे दिया, कुछ कॉन्फ्रेंसेस कर दिया, लेकिन ये सब सेगमेंटेड है। लेकिन भारत के लिए सांस्कृतिक धरोहर है, सांस्कृतिक जो क्षमता है, वो सबसे बड़ी हमारी क्षमता है। सबसे बड़ी असेट इंडिया की कल्चरल असेट है, फिलोसॉफिकल असेट है। तो अगर हम उसको पूरी तरह से एक समग्र रूप में हम विजुअलाइज करें
और समग्रता से उसको हम प्रमोट करें तो वो हमारे मैत्री संबंधों को भी बहुत बढ़ाएगी, हमारे इकोनॉमिक रिलेशंस को भी बहुत बढ़ाएगी, और मतलब जो कल्चरल डिप्लोमेसी का एस्पेक्ट है कि हमारे लिए गुडविल पैदा करना, वो बहुत महत्वपूर्ण होगा। अभी ऐसा नहीं हो पा रहा है कि हम टुकड़े टुकड़े करके ही कर रहे हैं। भारत और आयरलैंड के संबंधों को मजबूती देने के लिए शिक्षा, अनुसंधान, इनोवेशन के क्षेत्रों में आप क्या संभावनाएं देखते हैं? बहुत बड़ी संभावना है, और मुझे बहुत खुशी है कि भारत और आयरलैंड के बीच में पुराने संबंध रहे हैं, ऐतिहासिक संबंध रहे हैं। जब हम लोग अपनी फ्रीडम स्ट्रगल के लिए कोशिश कर रहे थे तो आयरलैंड हमारे लिए एक रोल मॉडल था। हाँ, तो चाहे गुरिल्ला वॉरफेयर हो या कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोसेस हो, आयरलैंड हमसे आगे था, तो हमने आयरलैंड से काफी सीखा है। ऐसे ही जब हम अपना संविधान बना रहे थे तब आयरलैंड का रिपब्लिकन कॉन्स्टिट्यूशन 1937 का वो हमारे लिए कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ रेफरेंस रहा करता था। और आज हमारे संबंध बहुत क्लोज है, और ये पीपल टू पीपल कनेक्शन के पे बेस्ड है। और उसमें सबसे बड़ा अंग है कि एजुकेशन सबसे बहुत इम्पोर्टेंट है। इंडिया से 10,000 छात्र आते हैं हर साल, और इंडिया आयरलैंड की यूनिवर्सिटीज के लिए नंबर 1 सोर्स इंटरनेशनल, सबसे ज्यादा इंडियंस ही आते हैं स्टूडेंट्स पढ़ने के लिए। और दूसरा एक एस्पेक्ट मैं देख रहा हूँ कि जैसे इंडिया है वो मोदी जी के आने के बाद स्टार्टअप, इनोवेशन, एंटरप्रेन्योरशिप, वो उसको बहुत प्रोत्साहन मिला। और इंडिया आज तीसरा सबसे बड़ा है केंद्र है स्टार्टअप्स के लिए और यूनिकॉर्न्स के लिए। यूनिकॉर्न काफी बने हैं। हाँ, यूनिकॉर्न्स 110 से 115, बिल्कुल, और स्टार्टअप्स 1 लाख से ज्यादा। तो ये हमारे लिए एक बहुत ग्रोथ एरिया है। आयरलैंड इंसिडेंटली वो भी इनोवेशन और स्टार्टअप और एंटरप्रेन्योरशिप में काफी बहुत इंटरेस्टिंग है। और आयरलैंड जो यूरोपियन यूनियन का हिस्सा है और अमेरिका से इसके बहुत घनिष्ठ संबंध है। आयरलैंड में 1800-1900 मल्टीनेशनल कंपनीज हैं, आईटी और मेडिकल टेक, फार्मास्यूटिकल, तो बहुत सारे क्रिटिकल एरियाज में बहुत अच्छा इंटरेस्टिंग रिसर्च एंड डेवलपमेंट काम हो रहा है। तो मैं समझता हूँ कि यहाँ इंडिया से जो स्टूडेंट्स आ रहे हैं उसमें से कई हैं जो कि खुद यहाँ पे स्टार्टअप शुरू कर रहे हैं। ऐसे कौन-कौन से मुद्दे आपको लगते हैं जिनके लिए आप पूरे जुनून से काम करना चाहते हैं? सबसे बड़ा तो है कि हमारे लिए ये ऐतिहासिक मौका है। भारत के लिए ये पल और ये समय ऐतिहासिक है कि आज हम दुनिया के पॉपुलेशन वाइज सबसे बड़े, लेकिन खाली पॉपुलेशन नहीं है, हमारा जो ओल्ड स्ट्रेंथ है कि हमारे पास यंग पॉपुलेशन है, हमारे पास टैलेंटेड पॉपुलेशन है, प्रोफेशनल है। हमारा जो ग्रोथ है वो दुनिया में G20 कंट्रीज में सबसे तेजी से ग्रोथ हमारी हो रही है। सबसे ज्यादा प्रोफाउंड ट्रांसफॉर्मेशन हमारा हो रहा है, और उस ट्रांसफॉर्मेशन को हम जैसे बाहर बैठे हुए लोग कैसे सपोर्ट कर सकते हैं, और उस जो हमारी ट्रांसफॉर्मेशन है उसका हम लाभ अपने और मित्रों के साथ कैसे शेयर कर सकते हैं। तो जितनी तेजी से इंडिया बदल रहा है उतनी ही बड़ी जिम्मेदारी हर फील्ड में हम लोगों जैसे भारत के दूत हैं उनके ऊपर है कि हमें इंडिया का और गंभीर अध्ययन करना होगा, और हर पल हमें देखना पड़ेगा कि क्या चैलेंजेस हैं, क्या अपॉर्चुनिटीज है हमारे देश के लिए। तो मैं कोई फील्ड नहीं आइडेंटिफाई करना चाहूंगा, लेकिन भारत का जो समग्र रूप से भारत में जिस तरह से अपॉर्चुनिटीज पैदा हो रही हैं उनके लिए हमें अपना 20 घंटे काम करते हैं। भारत के युवाओं के लिए आपका क्या संदेश, क्योंकि युवा सबसे बड़ी फोर्स है किसी भी देश के लिए, और भारत में तो युवा सबसे ज्यादा एंटरप्रेन्योरशिप वाले और कह सकते हैं कि मेधावी भी हैं, सभी क्षेत्रों में लीडरशिप भी कर रहे हैं पूरी दुनिया में। तो उनके लिए युवाओं के लिए मैं जो पहला संदेश देना चाहूंगा कि
उन्हें अपने ऊपर विश्वास होना चाहिए जी। हाँ, और अपने देश के ऊपर गर्व होना चाहिए। दुनिया में कोई भी ऐसा देश नहीं है जो भारत जैसा है जी। हाँ, तो वो आत्मबोध बहुत महत्वपूर्ण है। दूसरी बात ये कि उनको किसी दूसरे को देख करके अंधानुकरण नहीं करना चाहिए जी। हाँ, कि क्लास में ही उनकी रुचि किसी दूसरे विषय में हो सकती है, कोई दूसरा लड़का या बच्ची किस तरह किस विषय में जा रहा है, कि क्या काम कर रहा है या कर रही है, वो देख करके नहीं अपना कैरियर बनाए। अपना मन क्या कहता है उसके तो उन्हें चाहिए कि वो आत्मचिंतन करें, वो ये असेस करें कि वो क्या काम करने में, किस फील्ड में कैरियर डेवलप करने में उनको आत्मसंतुष्टि मिलती है, उनका नेचुरल एप्टीट्यूड किस फील्ड में है। जी। हाँ, कि इंजीनियरिंग हो सकता है, आर्ट में हो सकता है, पेंटिंग हो सकता है, डांस हो सकता है, मेडिकल फील्ड में हो सकता है, पत्रकारिता में हो सकता है, किस भी फील्ड में है, उनको स्वांतः सुख किसमें मिलता है वो दिशा अगर चुनेंगे तो वो उत्कृष्ट काम करेंगे, सबसे आगे रहेंगे, क्योंकि वो सफलता भी मिलेगी, सफलता भी मिलेगी, यश भी मिलेगा और आप संतुष्ट भी मिलेगी। जो वर्तमान है और वर्तमान में उनके पास क्या अपॉर्चुनिटीज हैं और क्या चैलेंज है और क्या कदम उन्हें उठाना है, वो सबसे महत्वपूर्ण है। और जीवन में हर कदम महत्वपूर्ण है। सिर्फ पहाड़ पे चढ़ना है तो अगर आप उसमें कोई कदम अगर आप लड़खड़ा जाते हैं तो आप गिर जाएंगे। तो हर कदम महत्वपूर्ण है और उसी कदम पे आप ध्यान रखें और गिर भी जाए तो वापस उठना। तो नहीं, मतलब कि वो महत्वपूर्ण है कि अभी आपको जो कदम उठाना है वो आप देखो, सावधानी से आगे बढ़ो, विचार करके बढ़ो और दृढ़ता से आगे बढ़ो। बहुत बढ़िया। हाँ, मैं समझता हूँ बहुत प्रेरणा मिलेगी आपके इन शब्दों से हमारे दर्शकों को, और आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने समय दिया। थैंक यू।